बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। आप इस तरह से कह सकते हैं कि हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को देखेंगे साइकोलॉजी के अंदर, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे जो है साइकोलॉजी हिस्ट्री वाइज, यानी कि हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी के, कैसे डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं डेवलप हुए साइकोलॉजी के अंदर। एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, सेंट्रल क्वेश्चंस, हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स, ये तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एवोल्यूशन बेसिकली पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द टर्म साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स रेफर टू अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ऑफ फ्रेमवर्क फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट ह्यूमन बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। ये एक खास व्यू पॉइंट होता है, आप ये कह सकते हैं कि खास देखने का नजरिया होता है, किसी चीज को या अंडरस्टैंड करने का जरिया होता है। जैसे यहाँ पर है कि रेफर्स टू अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट आर फ्रेमवर्क, या तो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट होगा, या पॉइंट ऑफ व्यू मतलब होगा, या फ्रेमवर्क होगा, या तरीका होगा कोई खास जिसके थ्रू आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड डिफरेंट lenses through which to understand and explain various aspects of human psychology। जब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं ना, यानी कि जमा में हम बात करते हैं, प्लूरल में जब बात करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, वो कहते हैं ये तमाम जो पर्सपेक्टिव्स है ना डिफरेंट लेंसेज देते हैं। मिसाल के तौर पर हर पर्सपेक्टिव है ना आपको एक, आप कह सकते हैं यूनिक डेफिनेशन दे रहा होता है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, या हाउ यू कैन बेसिकली ऑब्जर्व पर्सनैलिटी, या स्टडी पर्सनैलिटी, या स्टडी बिहेवियर। हर पर्सपेक्टिव की अलग से डेफिनेशन होगी। जब हर पर्सपेक्टिव की अलग से डेफिनेशन होगी तो इसका मतलब भी यही होगा कि वो हर पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट लेंस देता है चीज को देखने का। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, देयर आर सेवरल मेजर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, ईच विद इट्स ओन थ्योरेटिकल असम्पशंस, मेथडोलॉजीज एंड एरियाज ऑफ फोकस। हर पर्सपेक्टिव का जो है ना अपना तरीकाकार होगा, अपनी assumptions होंगी, मेथडोलॉजीज होंगी, और अपना एरिया ऑफ फोकस होगा। जैसे साइको एनालिसिस है वो अनकॉन्शियस पे फोकस करता है, बिहेवियरिज्म ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करता है, स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म माइंड की बात करते हैं। तो हर जो पर्सपेक्टिव होगा आपके पास, या स्कूल ऑफ थॉट होगा, वो अपनी एक पूरी, आप कह सकते हैं मैनुअल बुक रखता होगा, अपना पूरा मैनुअल रखता होगा कि उस साइकोलॉजी उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड, या हाउ यू कैन स्टडी पर्टिकुलर बिहेवियर। अच्छा, some researchers focus more on one specific school of thought, such as biological perspective, while others take a more eclectic approach that incorporate multiple point of view। कहते हैं कि बहुत से जो रिसर्चर या बहुत से साइकोलॉजिस्ट या बहुत से जो लोग हैं ना, एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट को ही कंसीडर करके आगे बढ़ रहे होते हैं, यानी कि किसी पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं या किसी बिहेवियर को समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्लेक्टिक अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट को या एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव को साथ लेकर या मिलकर उनको, मतलब एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव्स को यूज करते हुए अंडरस्टैंड कर रहे होंगे किसी चीज को, या आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम करते हैं, हम जब क्लिनिकल के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं ना, तो हम दो पर्सपेक्टिव्स को खास तौर पर यूज कर रहे होते हैं। एक बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, और दूसरा हमारा साइको एनालिसिस। इसको हम खास तौर पर यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर, मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। तो आप क्या मतलब कि आप किसी एक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं और एक से ज्यादा को भी मिला के चल सकते हैं। जैसे समटाइम हमें एक से ज्यादा थेरेपीज देना पड़ती हैं एक ही टाइम पे। अच्छा, उसके बाद नो सिंगल पर्सपेक्टिव इज बेटर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्कूल ऑफ थॉट या एक पर्सपेक्टिव ये बेस्ट है, इसके अलावा कोई और जो है पर्सपेक्टिव वो मतलब बेस्ट नहीं है। या आप इस तरह से कह लें कि आप ये अगर कहें कि एक पर्सपेक्टिव जो है ना ये कंप्लीट है हर लिहाज से, ऐसा नहीं है। नो सिंगल पर्सपेक्टिव इज बेटर देन अदर। एक सिंगल पर्सपेक्टिव किसी, यानी कि एक पर्सपेक्टिव दूसरे से बेहतर नहीं है। इंस्टेड बजाय इसके क्या है, ईच सिंपली एम्फसाइजेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो हर पर्सपेक्टिव है ना वो अपना एक पर्टिकुलर फोकस या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बयान कर रहा होगा कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड या हाउ यू कैन स्टडी अ पर्टिकुलर बिहेवियर।
ठीक है, हर पर्सपेक्टिव, हर स्कूल ऑफ थॉट अपना अलग से डेफिनेशन रख रहा होगा। उसके बाद द पर्सपेक्टिव्स दैट साइकोलॉजिस्ट हैव यूज्ड टू असेस द इश्यूज दैट इंटरेस्ट देम हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। अब ये चीजें मतलब चेंज हो रही हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मतलब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ऐसा हुआ कि पहले स्ट्रक्चरलिज्म था, फिर फंक्शनलिज्म आ गया, उसके बाद साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ थॉट। इस तरह से कहते हैं कि हिस्ट्री ने क्या किया है, टाइम टू टाइम चेंज होती चली गई है। और फिर जो अप्रोच थी कि अनसाइंटिफिक अप्रोच थी, उससे फिर साइंटिफिक अप्रोच की तरफ, ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जो है साइकोलॉजी आ गई और ज्यादा बेहतर वे में बिहेवियर को स्टडी किया जाने लगा। अब ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देख लेते हैं हम शॉर्टली। ठीक है, शॉर्ट वे में एक देख लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोडायनेमिक, स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरिज्म है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इन सबको देख लेते हैं एक एक करके। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? uses the method of introspection to identify the basic elements or structure of psychological experience। एक्सपीरियंस की स्ट्रक्चर या डिफरेंट एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना या स्टडी करने का जो वे है, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। और ये हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो दो लोग हैं, एक विलियम वुंट है, दूसरे एडवर्ड बी टिचनर हैं। उसके बाद फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है हमारे पास। attempt to understand why animals or humans have developed the particular psychological aspects that they have currently possessed। इसमें ये देखा जाता है, एक तो बात की जाती है फंक्शन की, और दूसरा ये देखा जाता है कि व्हाई एनिमल एंड ह्यूमंस हैव डेवलप्ड द पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी चीज को ही डेवलप क्यों किया है, या पर्टिकुलर वे में वो क्यों बिहेव कर रहे होते हैं या फंक्शन क्यों कर रहे होते हैं, ये देखना होता है फंक्शनलिज्म के अंदर। इसके जो कंट्रीब्यूटर विलियम जेम्स मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। उसके बाद साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है हमारे पास। ये क्या करता है? फोकस ऑन द रोल ऑफ आवर अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज एंड आवर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन डिटरमिनिंग बिहेवियर। इसके अंदर देखा जाता है इसका बेसिकली अनकॉन्शियस थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज, इसके साथ साथ हमारा जो चाइल्ड होते हैं, ये सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, हमारे बिहेवियर को डेवलप करने में, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट। इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन और कैरन हॉर्नी थे। अब बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की बात, बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट इट इज पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड एंड देयरफॉर दैट साइकोलॉजिस्ट शुड लिमिट देयर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर इटसेल्फ। यहाँ ये कहा जाता है, जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले थे ना, वो कहते हैं कि जो माइंड है ना, इसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते या ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते, यानी कि ना इसको देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, ना टच किया जा सकता है, और ना इसको मेजर किया जा सकता है ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए? उनको बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। अगर वो किसी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो शुड स्टडी या वो शुड मेजर द बिहेवियर। ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वालों का कहना था। इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर जेबी वॉटसन और बी एफ स्किनर। उसके बाद बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है हमारे पास। इसके अंदर क्या होता है? इट इज ऑन द रोल ऑफ बायोलॉजी, यानी कि हमारे जेनेटिक्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और ब्रेन, इस ये ऑफ थॉट के अंदर ये चीजें होती हैं। ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, इसमें देखा जाता है कि हमारे जेनेटिक्स कैसे रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर में, मेंटल प्रोसेसेस में, एबनॉर्मल बिहेवियर में और नॉर्मल बिहेवियर में हमारे जेनेटिक्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और ब्रेन कैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसके अंदर ये स्टडी किया जाता है। ठीक है, हम जो बिहेवियर मतलब परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये अपना रोल प्ले कैसे करते हैं या फैक्टर्स अपना रोल प्ले कैसे करते हैं। इसका जो है कंट्रीब्यूटर माइकल गिजेनिगा, इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं स्कूल ऑफ थॉट के। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है हमारे पास। एम्फेसिस ऑन प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल ग्रोथ, इसके अंदर इंडिविजुअल के पोटेंशियल की बात की जाती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात की जाती है, और इंडिविजुअल की आप कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की जाती है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर। इसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है हमारे पास। द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी एंड जजमेंट। इसके अंदर हमारे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस होते हैं हमारे? परसेप्शन है, हम कैसे परसीव करते हैं, हम थिंकिंग हम का प्रोसेस कैसे होता है, मेमोरी और जजमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। और ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि हाउ दीज
मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, अफेक्ट आवर बिहेवियर्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ये देखा जाता है। उसके बाद इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हरमन एबिंगुआस, सर फ्रेडरिक बार्टलेट और जीन पियाजे इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर। इसके साथ साथ हाँ, लेव विगोस्की भी इसके जो कंट्रीब्यूटर है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट के, लेव विगोस्की। अच्छा, उसके बाद सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव आ जाता है हमारे पास। इसमें क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ द सोशल सिचुएशंस एंड कल्चर्स इन विच पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन्फ्लुएंस थिंकिंग एंड बिहेवियर, कि हमारा जो इन्वायरमेंट यानी कि हमारा जो सोशल सिचुएशन और हमारे जो कल्चर्स हैं हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, या कैसे शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं, इसको स्टडी किया जाता है। इसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है फ्रिट्स हीडर, लियोन फेस्टिंजर और स्टेनले शॉस्टर, ये इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। उसके बाद एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर क्या देखा जाता है, फोकस ऑन द अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल एज द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, के हम कैसे अडेप्टेशन और सर्वाइवल के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि अडेप्टेशन और सर्वाइवल कैसे रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में और मेंटल प्रोसेसेस में। ठीक है, यानी कि इसमें एवोल्यूशन की बात की जाती है कि टाइम टू टाइम जो है, एक तो ये कि हम कैसे इवॉल्व करते हैं, दूसरा अडेप्ट कैसे करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और इसके साथ साथ सर्वाइव कैसे कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, या सर्वाइवल के अंदर हमारा जो माइंड या ब्रेन या बिहेवियर अपना रोल प्ले कैसे कर रहा होता है। इसके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है डेविड वर्स, हॉकिंस एंड स्टीवन। एवोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी लाइफ के अंदर कैसे चेंज आता है या कैसे इंप्रूव। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन करूं, अब यहाँ पर जब हम इसको पर्सपेक्टिव यूज कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि टाइम टू टाइम जो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड है, कैसे करता है चीजों को कैसे वो रोल प्ले करता है हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनैलिटी में या हमारे मेंटल प्रोसेसेस में। अब इस तरह से जब हम किसी नए इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं ना, तो उसमें अडेप्टेशन की बात की जाती है इसके अंदर, कि हमारा माइंड जो है ना कैसे उस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। इसके साथ साथ जब हमारे सर्वाइवल की बात आती है कि हाउ वी इन दिस सोसाइटी, तो फिर हमारा माइंड कैसे हमारी हेल्प कर रहा है सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी बेस जो बिहेवियर हो रहा होता है, ये टाइम टू टाइम कैसे हमें एक तो चेंजेस आता है, कैसे ये इसके अंदर हम अडेप्ट करते हैं, और सर्वाइवल के अंदर कैसे रोल प्ले होता है, कैसे रोल प्ले होता है इसमें। अब कुछ साइकोलॉजी के अंदर कुछ ना क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का मतलब कह सकते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है। सबसे हमारे पास है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या होता है, नेचर वो चीज जो हम जेनेटिकली लेकर आते हैं, या हम आप कह सकते हैं हमारे जीन्स के अंदर मौजूद होती है, दैट इज नेचर। और नर्चर क्या होती है, एनवायरमेंट से सीख रहे होते हैं, दैट इज नर्चर। अब जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, डिफरेंट आप कह सकते एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि नेचर ज्यादा रोल प्ले करती है हमारे बिहेवियर के अंदर, या नर्चर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये बहस है, मतलब ये डिबेट है, होती रहती है और होती भी आई है आज तक। लेकिन आज तक का जो फाइनल है ना वो ये है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स से ज्यादा रोल प्ले पर्सनैलिटी में, हमारे बिहेवियर में। कुछ लोग कहते हैं यानी कि हम इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, या इन्वायरमेंट हमारी पर्सनैलिटी को या हमारे बिहेवियर को शेप कर। लेकिन आज बेहतरीन, ये आप कह सकते हैं जो बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन आई है ना, ये है जिसको मतलब कि ज्यादा लोग मानते हैं, वो ये है कि जो नेचर वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, जो नर्चर है वो भी प्ले करती है में, हमारी पर्सनैलिटी में। यानी कि जेनेटिक्स का अपना रोल है, और कल्चर यानी कि इन्वायरमेंट का अपना रोल है। इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और जो जेनेटिक्स हैं, हमारे जीन्स हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनैलिटी को, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और चीज है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास हमारे पास ये चॉइस होती है कि हाउ वी कैन प्लान आवर फ्यूचर, या हाउ वी कैन बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करना है, या क्यों करना है, या कब करना है, या कैसे करना है, ये हमारे पास चॉइस होती है। हम ही उस चीज को डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो कंडीशनिंग हो जाती है ना, हमारा बिहेवियर होना होता है, उसी
बेस पे हमारे पास चॉइस नहीं होती, दैट इज डिटर्मिनिज्म। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि फ्री विल हमारे पास होती है, जैसे यहाँ पर भी दी गई है, मोस्ट ऑफ अस दैट वी आर एबल टू डू व्हाट वी वांट, कि हम वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, ये हमारे पास चॉइस है। आवर लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, यानी कि हमारा जो कानून है, सिंपल आप कह सकते हैं, फ्री विल की बेस पे ही बना हुआ है। जैसे कोई जुर्म करता है या क्राइम करता है तो उसको सजा दी जाती है, किस बेस पे सजा दी जाती है? कि उसने जानबूझ के ये किया है, ठीक है। उसके पास फ्री विल थी, उसके पास चॉइस थी, अगर वो चाहता तो ना करता, ठीक है। अगर फर्ज करे कोई चोरी करने गया है, अब चोरी, कानून ये कहता है कि आपने चोरी की है ना, तो आप चाहते तो ना भी करते, ठीक है, यानी कि आपके पास फ्री विल थी, इसी बेस पे फिर उसको पनिश किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को भी मानते हैं कि किसी शख्स की जो पर्सनैलिटी पहले बन जाती है ना, जैसे सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि बचपन में ही उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है, फिर उसी बेस पे वो सारी जिंदगी अपना बिहेवियर शो करता है या उसी तरह से पर्सनैलिटी अपनी शो करता है। तो अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि चूंकि उसकी पर्सनैलिटी ही क्रिमिनल बन चुकी थी, क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी, तो उसने चोरी करनी ही करनी है, वो अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये फ्री विल है, वो चाहता तो ना करता, ये उसकी मर्जी थी। तो ये भी दोनों तरह से बात है, दोनों तरह के नजरियात मौजूद हैं। उसके बाद कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है कि हम मतलब के अवेयर रहते हुए कुछ चीज कर रहे होते, दैट इज आवर कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस वो जिसमें हम चीजों से अवेयर नहीं होते। जैसे सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि वो चीजें जो हमें तंग कर रही होती हैं या जिनको हम बुलाना चाहते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, लेकिन वो मौजूद होती हैं, ठीक है। और हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर को क्या कर रही होती हैं? इफेक्ट कर रही होती हैं या इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। उसके बाद डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बात करें, अगर हम मेल और फीमेल की बात कर लें, तो हम किस कह सकते हैं कि मेल और फीमेल डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब उनमें डिफरेंस है। अब इसमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंस होगा, बहुत सारी चीजों में सिमिलैरिटीज भी होंगी, ठीक है। जैसे अब कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों के अंदर सिमिलैरिटी इस तरह से है कि मेल के पास भी दो आंखें, फीमेल के पास भी दो आंखें, इसी तरह से दो हाथ, दो पाँव, ये इस तरह की कुछ सिमिलैरिटीज हैं। मेंटल प्रोसेसिंग जो है उसकी भी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। और लेकिन अगर हम बोले जेंडर वाइज, तो दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये दोनों तरह के ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस हवाले से। उसके एक्यूरेसी एंड इनएक्यूरेसी। टू व्हाट एक्सटेंट आर ह्यूमंस गुड इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब हम कोई चीज आप कह सकते हैं कि प्रोसेस कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, या किसी चीज के बारे में बोल रहे होते हैं, या आप परसीव कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो वो कहते हैं कि किस हद तक आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि वो चीज आपने सही परसीव की है, या किस हद तक आपने जो चीज जैसी आप वो थी वैसे ही आपने परसीव की है। होता है ना कि आप कोई चीज को, किसी चीज को देखा, तो आपने उसके बारे में कुछ सोच लिया, लेकिन जब आपने रियलिटी को जाके देखा, या आपने आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो वो टोटली डिफरेंट था आपके आपके मुकाबले में। मिसाल के तौर पर आप रोड पे हैं, रोड पे आपने देखा कि एक गाड़ी तेजी से है और सिग्नल तोड़ के चली गई, बाकी गाड़ियां रुकी थी सिग्नल पे, लेकिन एक गाड़ी होती क्या है, सिग्नल तोड़ के चली गई। अब आपने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये इस तरह के लोग हैं जो हमारी कंट्री को बदनाम करवाते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह के कानून को नहीं मानते या कानून की पाबंदी नहीं करते। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो उसकी गाड़ी के अंदर एक मरीज था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था इमरजेंसी में। तो टोटली आपका जो है वो नजरिया चेंज हो जाएगा उसके बारे में। तो ये इस तरह की बात है कि आप जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों के बारे में सोच रहे हैं, वो किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है, ये चीज भी एग्जिस्ट करती है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, या आप कह सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज के बारे में टोटली सही परसीव कर रहे हो, उस वक्त तक आप कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि वो साबित नहीं हो जाती, या उसके बारे में कोई सबूत हासिल कर लेते, या उसको कंफर्म नहीं कर लेते। इसी तरह इनएक्यूरेसी के बारे में भी है। आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम देखते हैं जी स्कूल ऑफ थॉट्स को, और सॉरी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं साइकोलॉजी की, कि अर्ली जो है हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री वो क्या है। द अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट दैट वी नो अबाउट आर द ग्रीक फिलोसफर्स। पहले जो कुछ अर्ली साइकोलॉजिस्ट जिनको साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, वो बेसिकली फिलोसफर्स थे, ठीक है। उनमें जो मेजर नाम है वो है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। दीज आस्क्ड ऑफ मैनी ऑफ सेम क्वेश्चंस। अब इन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे साइकोलॉजी में, बेसिकली साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनको आज आज भी साइकोलॉजिस्ट जिनके बारे में बात करते हैं,
कौन से क्वेश्चन? द क्वेश्चन दे क्वेश्चनड द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इन्होंने नेचर और नर्चर के बारे में बात की कि बेसिकली क्या है, किस तरह से रोल प्ले करती है, कितना इसका आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल की इन्होंने की है। ठीक है, प्लेटो आर्ग्यूड ऑन द नेचर साइड। जो प्लेटो था ना, वो मानता था नेचर को, कि नेचर मतलब के ज्यादा रोल प्ले करती है। बिलीविंग दैट सर्टेन काइंड्स ऑफ नॉलेज आर इनेट आर इनबॉर्न। इसका मानना था कि जो कुछ चीजें हैं जो हम इनबॉर्न लेके पैदा होते हैं, इनेट लेके पैदा होते हैं। वेयर एज एरिस्टोटल वाज मोर ऑन द नेचर नर्चर साइड। एरिस्टोटल मानता था कि हम इन्वायरमेंट से ज्यादा चीजें सीख रहे होते हैं। जब वो कहता है, इसका मानना था कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो एम्प्टी स्लेट की तरह होता है, जिसको टेबुला रासा भी कहा जाता है। टेबुला रासा का मतलब होता है कि एम्प्टी स्लेट, उसको मतलब वो जैसे जैसे दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस करेगा, जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करेगा, वैसे वैसे ही चीजों को सीखता जाएगा। ये एरिस्टोटल का मानना था। जबकि प्लेटो कहता था वे को कि वो कुछ चीजें इनेटली लेके आता है, जब पैदा होता है तो उस वक्त ही कुछ जो चीजें हैं वो अपने साथ लेकर आता है, सीख कर आता है, मतलब कुछ नॉलेज जो होता है। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन फिलोसफर्स कंटिन्यू टू आस्क दिस फंडामेंटल क्वेश्चंस ड्यूरिंग द रिनाइंस पीरियड। फॉर इंस्टेंस, बाद में जो यूरोपियन फिलोसफर उन्होंने भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछते, वो भी रेज करते रहे। फॉर इंस्टेंस, उनमें से कुछ लोग हैं, जैसे कि फ्रेंच फिलोसफर है रेने डिस्कार्टिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिलोसफर है साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर, फिलोसफी की हिस्ट्री के अंदर। ऑल्सो आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ फ्री विल। इसने भी फ्री विल की बात की थी। ये भी बिलीव करता था, ही बिलीव दैट द माइंड कंट्रोल्स द बॉडी थ्रू द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। इसका क्या मानना था कि जो माइंड है ना, माइंड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को पीनियल ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो होता है। एन आइडिया दैट मेड सम सेंस एट द टाइम। उस वक्त तो इस आइडिया को मतलब के एक्सेप्ट किया गया, लेकिन बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। डिस्कार्टिस आल्सो बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल एबिलिटीज। इसका जो वो वाली बात है कि इनेट एबिलिटीज बच्चे में होती हैं, ये उसको उसको भी मानता था, यानी कि उस चीज को भी, ये उस चीज से भी अग्री करता था जो प्लेटो ने की थी, कि कुछ चीजें बच्चा जो है इनेटली लेके आता है। अच्छा, उसके बाद डिस्कार्टिस इज वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी, पर्टिकुलरली हिज स्टेटमेंट आई थिंक देयर फॉर आई एम। ये इसकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंसान सोचता है ना, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो उसी बेस पे इसने बोला है कि ये बेसिकली एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बात की थी कि अगर कोई शख्स सोच सकता है ना, यही सबूत का एग्जिस्ट करने के लिए, कि अगर वो सोच रहे हैं, पता है कि मैं सोच रहा हूं, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से इसने बात की थी। उसके बाद अ साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसफर डिस्कार्टिस dissected animals and was among the first to understand the nerves control the muscles। इसने एनिमल्स को भी स्टडी किया था, और इसके साथ साथ इसने देखा, ये भी ये पहले लोगों में से था जिसने ये देखा था कि कौन सी नर्व्स कैसे किन मसल्स को या कैसे मसल्स को कंट्रोल करती हैं। ये इसने स्टडी किया था। ही ऑल्सो एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड बॉडी, द फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस और फिजिकल जो यानी कि बॉडी है, उसके दरमियान इसने रिलेशनशिप को देखा, स्टडी किया। डिस्कार्टिस बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिज्म। ये ड्यूलिज्म पर यकीन रखता था। ड्यूलिज्म का मतलब क्या था? इस अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टिस, ड्यूलिज्म क्या है कि इसका मानना था कि जो माइंड और बॉडी है ना, ये डिफरेंटली वर्क करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये माइंड और बॉडी, लेकिन इसका मानना था कि ये दोनों अलग चीजें हैं, और ये अलग अलग वर्क करते हैं। इसी तरह से कुछ और लोग हैं जिन्होंने इसी तरह के इश्यूज पर काम किया, जिसमें थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक है, उसके बाद जीन जैक्विस रूसो हैं, इन्होंने पर काम किया। उसके बाद द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट द फिलोसफर फेस वाज दैट दे हैड फ्यू मेथड्स फॉर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थी, अपने दावे तो कर दिए थे अपने, आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे या एक्सपीरियंस की बेस के पे, लेकिन इनके पास है ना अपने क्लेम को साबित करने के लिए कोई आप कह सकते हैं साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, या इन्होंने रिसर्च नहीं की थी इस चीज के हवाले से, या इनको पता ही नहीं था इस हवाले से ना, रिसर्च के हवाले से, मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटीज थी कि या तो ये करना नहीं चाहते थे, या फिर इन्होंने किया नहीं। लेकिन ये है कि ये साइंटिफिक बेस्ड इनकी चीजें नहीं थी जो पहले फिलोसफर्स ने बातें की। फिलोसफी बेसिकली ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो साइंटिफिक बेस नहीं होती चीजें। बट ड्रामेटिक चेंजेस केम ड्यूरिंग द 1800s विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट टू रिसर्च साइकोलॉजिस्ट
बाद में ये चीजें फिर क्या हुआ, बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पहले जो साइंटिफिक अप्रोच है ना वो थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन बाद में फिर 1879 के अंदर जो है लिप्जिग यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि जर्मनी के अंदर विलियम वुड ने लेबोरेटरी कायम कर दी और साइंटिफिक साइकोलॉजी की बुनियाद रख दी इसने, इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद विलियम जेम्स ने भी अपनी एक लेबोरेटरी बनाई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जो है विलियम वुड उसने बनाई थी 1879 के अंदर और इसने बनाई थी 1875 के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पर कि 1875 के अंदर भी एक लेबोरेटरी बनाई गई थी जो विलियम जेम्स ने बनाई थी, यानी कि विलियम वुड से पहले, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी नहीं थी। जबकि जो इसने विलियम वुड ने बनाई थी 1879, यानी कि उसके 4 साल बाद वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब थी, इसलिए उसी लैब की आगाज से ही जो साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या अलग से फील्ड माना जाता है, ना कि 1875 वाली लेबोरेटरी जो विलियम जेम्स ने बनाई थी। तो ये याद रखना आपने। अच्छा, उसके बाद प्लेटो बिलीव दैट मच नॉलेज वाज इनेट, यानी कि प्लेटो ये रखता था कि यकीन कि जो नॉलेज है इनेट होता है, जबकि एरिस्टोटल बात करता था कि एक्सपीरियंस के साथ बच्चा सीखता है। हाँ जी, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना ये आपने लाजमी याद रखनी, इंपॉर्टेंट जो तारीख है या साल है, जैसे यहाँ पर हमने देखा पहले लेबोरेटरी विलियम वुड ने कब बनाई थी 1879 के अंदर, ये अक्सर सवाल आता है आपके पेपर में ना, याद रखिएगा अक्सर। और ये जो है 1875 के अंदर विलियम जेम्स ने बनाई थी हार्वर्ड में, और कहाँ कहाँ लेबोरेटरी बनाई थी, ये तो मेजर बेसिक क्वेश्चन ही ये है, साइकोलॉजी के बेस ही ये वाले क्वेश्चन है, तो ये हमें लाजमी याद होने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, या ऐसे फैक्ट्स हैं ये जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीजें नहीं पता, तो फिर आपको साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इतनी बेसिक चीजें हैं। आपको यही नहीं पता होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो उसका आगाज कब हुआ, यानी कि एज अ अलग फील्ड या एज अ साइंस, तो फिर आप आगे क्या डिफेंड करेंगे अपने सब्जेक्ट को। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप हर फिलोसफर की या हर साइकोलॉजिस्ट की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी याद कर लें, ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जो इस तरह की मेजर चीजें हैं ना ये स्किप नहीं होनी चाहिए, जैसे लेबोरेटरी कब बनी है, कोई बुक जैसे जो बहुत फेमस बुक है वो किसने लिखी और कब लिखी थी, ये इस तरह की जो मेजर चीजें होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सिस्टम की तरफ। स्ट्रक्चरलिज्म को हम देख लेते हैं, स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये आप कहते हैं कह सकते हैं विलियम वुड इज कंसीडर टू हैव द क्रिएटर फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लिप्जिग जर्मनी डेवलप की, और उसके बाद इसने वहां पर क्या काम किया या किस पर कर रहा था, ये नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करना चाहता था या माइंड की बात करना चाहता था, मतलब उसको स्टडी करना चाह रहा था। ये विलियम वुड एंड हिज स्टूडेंट्स बिलीव दैट इट वाज पॉसिबल टू एनालाइज द बेसिक एलिमेंट्स, के बेसिक एलिमेंट्स को क्या है स्टडी किया जा सकता है साइंटिफिकली। उसके बाद वुड फील्ड नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म, इसने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, आगाज किया। स्कूल ऑफ थॉट, school of psychology whose goal was to identify the basic elements of structure of psychological experience, इसके जिसके अंदर ये माना था कि कैसे बेसिक एलिमेंट्स या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। इसका एक और गोल था, इट्स गोल वाज टू क्रिएट अ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन। इसका ये कहना था कि मेरा ये गोल है कि मैं उसी तरह से एक पीरियोडिक टेबल बनाऊं सेंसेशन का या एक्सपीरियंस का, सेंसेशन का उसी तरह से एक पीरियोडिक टेबल बनाऊं जैसे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ये मतलब एक किसकी स्टेटमेंट थी कि मैं इस तरह से एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहता हूँ या अलग अलग करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू विलियम वुड। अच्छा, स्ट्रक्चरलिस्ट यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन को यूज करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, मेंटल प्रोसेसेस या आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस को खुद से ऑब्जर्व करके बयान करना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज द थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस that seeks to analyze the elements of mental experience such as sensation, mental images, feelings and how these elements combine to form more complex experience। पहली बात तो ये कि ये देखा जाता है कि ये एलिमेंट्स कैसे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, और मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बाद ये सारे मिलकर एक होल के तौर पर एक कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस कैसे डेवलप कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का ये गोल था। स्ट्रक्चरलिज्म वाज फाउंडेड बाय विलियम वुड who was controlled method such as introspection, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू मतलब इसको स्टडी किया जाता था, यही स्टडी करने का एक मेथड था। उसके बाद हाँ एक और चीज थी स्ट्रक्चरलिज्म इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, टू ब्रेक डाउन कॉन्शियसनेस टू इट्स बेसिक एलिमेंट्स
विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल। वो कहता है कि आप जो है एलिमेंट्स को डिवाइड करोगे, एलिमेंट्स को स्टडी करोगे, लेकिन जो होल की प्रॉपर्टीज है उसको मतलब उसको कुछ नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, या उसको आप कह सकते हैं कि बदलना नहीं है, या उसको चेंज करके नहीं देखना, उसको वैसे रहने देना, लेकिन उसके बावजूद उसको उसके हट के कहते हैं अपने एलिमेंट्स को देखना है। स्ट्रक्चरलिज्म वाज फादर ऑफ डेवलप्ड बाय was father sorry further developed by William Wood's student Edward B. Titchener। स्ट्रक्चरलिज्म को बेसिकली बाद में जिस जो है सही से डेवलप किया या काम किया वो ईबी टिचनर जो के विलियम वुड के स्टूडेंट थे। उसके बाद टिचनर प्रपोज 3 एलिमेंट्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसने कॉन्शियसनेस के 3 एलिमेंट्स की बात की थी, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन। सेंसेशन क्या होता है? साइट यानी कि हमारी जो सेंसेस होती हैं, सेंसेस के थ्रू हम जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजों को या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, देखना, सुनना, टच वगैरह। इमेजेस क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ थॉट, ये थॉट के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हम इमेजेस के फॉर्म में सोच रहे होते हैं। उसके बाद अफेक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, हम कैसा फील करते हैं, दैट इज अफेक्शंस। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? अगर इसको हम डिफाइन करें या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम इसको डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें, एंड अटेम्प्ट टू शो हाउ दे रिलेट टू द होल स्ट्रक्चर, के वो मिलके पूरी स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। यानी कि जब एक स्ट्रक्चर बनती है या एक होल बनता है, मिसाल के तौर पर आप अगर मकान की बात करें, एक मकान हमारे पास है होल स्ट्रक्चर, या होल आप कह सकते हैं एक होल की फॉर्म में है। अब हमने उसको अंडरस्टैंड करना कि ये मकान कैसे बना, तो हम उसके डिफरेंट एलिमेंट्स देखेंगे ना, कि उसमें कितने रूम बने हैं, कि दीवारें कैसी हैं, दरवाजे कैसे हैं, विंडोज कैसी हैं, फिर उसके बाद उसकी छत कैसी है, फर्श कैसे हैं। ये सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग अगर देखने की कोशिश करें तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म होगा। या आप कह सकते हैं कैसे वो डेवलप हुआ है वो, या कैसे घर बना है पूरा, डिफरेंट कह सकते हैं एलिमेंट्स को मिला के। अच्छा, अब इसकी मिसाल अगर हम देखें, एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज डिस्क्राइबिंग एन एप्पल। अगर आपने एक एप्पल को डिस्क्राइब करना हो, बताना हो, कैसे बताएंगे? एन एप्पल इज क्रिस्प, स्वीट, जूसी, राउंड एंड हार्ड। इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट देन यू कांट एक्सपीरियंस एन एप्पल। अब एप्पल आपके सामने जब आता है ना, आपके सामने मैं एप्पल लेके आऊं तो आप फौरन से बोलते हैं एप्पल है। अब आपने वो फौरन से जो एप्पल बोला है ना, आपने वो एप्पल वाला जो होल है, एक रिजल्ट है ना होल एप्पल, ठीक है, ये कैसे डेवलप किया आपने? आपने जब पहली दफा एप्पल को खाया था ना, तो आपको वो क्रिस्पी लगा था, क्रिस्प लगा, ठीक है, उसके बाद स्वीट लगा था, जूसी भी लगा था। आपने उसको जब देखा राउंड लगा आपको, इसके साथ साथ जब आपने उसको पकड़ा था तो आपको हार्ड भी लगा। ये तमाम उसके एलिमेंट्स थे, ठीक है, उस एप्पल के। इन एलिमेंट्स के बेस पे आपने एक होल डेवलप कर लिया था, या आप कह सकते हैं एक आपने एक नाम दे दिया उस चीज को, दैट इज एप्पल, ठीक है, जो होल के फॉर्म में है। अब जब मैं आपको एप्पल दिखाता हूं तो आप फौरन से बोलते हैं एप्पल। अब वो एप्पल, आपने एप्पल वाला कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया, या आपको कैसे पता चला ये एप्पल है? वो आपको इसलिए पता चला कि ये जो तमाम इसके एलिमेंट्स थे ना, क्रिस्प, स्वीट, जूसी एंड राउंड, ये आपने एक्सपीरियंस किए हुए थे, उसी बेस पे आपने एक रिजल्ट निकाला था, ठीक है। इफ दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी ना, या आप कह सकते हैं कि ये चीजें अगर आपको एक फल दिया जाए, या आपको पट्टी बांध के एक दे दिया जाए, आपकी आंखों को पट्टी बांध दी जाए, आपको दिया जाए कि इसको खाओ, खाने के बाद अगर ये तमाम एलिमेंट्स आप फील नहीं ना करेंगे, ये तमाम एलिमेंट्स क्रिस्प, स्वीट, जूसी, राउंड एंड हार्ड, तो आप उसको एप्पल नहीं बताएंगे, आप कभी भी उसको एप्पल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपने ये एलिमेंट्स फील किए खाते हुए, उसको टच करते हुए, तो आप फौरन से बोल देंगे दिस इज, ठीक है। यही स्ट्रक्चरलिज्म है कि आप एलिमेंट्स के हिसाब से चीजों को देख रहे होते हैं, एलिमेंट्स को में डिवाइड करके देख रहे होते हैं कि ये जो मैं चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये एक्सपीरियंस बेसिकली बना कैसे है, ठीक है, या मैं एक पर्टिकुलर इमोशन जो फील कर रहा हूं, ये इमोशन किसके रिजल्ट में आया है, कौन कौन से एलिमेंट्स ने काम किया है, तो ये कैसे इमोशन बन के आया है, यानी कि उन एलिमेंट्स की वजह से कैसे डेवलप हुआ है। एक और एग्जांपल है इसकी, इंजॉयमेंट एक्सपीरियंस की अगर बात कर लें, आप फर्ज कर लें, आप मैं जो हमेशा मिसाल देता हूं कि आप अगर उसमें एक क्रिकेट मैच देखने जाएं, लाइव क्रिकेट मैच ग्राउंड के अंदर, तो जब आप वापस आए, फर्ज करें आपकी पसंद की टीम जीत भी जाए, जब आप वापस आए तो आपसे पूछा जाए कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप कहेंगे जी बहुत मजा आया। अब वो जो बहुत मजा आया है, आपने ये जो रिजल्ट निकाल के दिया है मुझे कि बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। अब ये जो इंजॉयमेंट एक्सपीरियंस है, इसके पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। वहां पर आपने वहां पर आपने हैप्पीनेस को फील किया, यानी कि वहां पर जाने से आपको खुशी हुई। फिर वहां पर आपने कह कहे भी लगाए, यानी कि आपस में शुगल मेला लगाया, और वहां पर कुछ कॉमेडी सीन देखे आपने, वहां पर हंसी 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 मजाक भी की। उसके बाद अब वहां पर आपने शोर भी मचाया, वहां पर आपने डांस भी किया, सेल्फीज भी ली, अपने फेवरेट प्लेयर्स को भी देखा,
ये तमाम एलिमेंट्स को मिला के एक आपके पास रिजल्ट आया कि आपने बहुत इंजॉय किया। ठीक है, अगर ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो आप उसको इंजॉयमेंट एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, आप ये नहीं कहेंगे यार बहुत मजा आया। हाँ जी, हर स्कूल ऑफ थॉट किसी ना किसी वे में लाजमी अपना रोल प्ले करता है थेरेपी के अंदर भी, चाहे वो थोड़ा सा अपना आपको हेल्प करे तो लाजमी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है कोग्निटिव जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि फीलिंग, थॉट्स, परसेप्शन वगैरह ये सारे, तो आप जब उन चीजों को कंसिडर करके अपने उसको पेशेंट्स को समझ रहे होते हैं तो दैट इज योर, आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म जो उसमें रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसीडर, ये ईबी टिचनर विलियम वुड ने दिया था, इसकी डेवलपमेंट कहा जाता है 1898 के अंदर ईबी टिचनर के अकॉर्डिंग। ईबी टिचनर ने ही बेसिकली, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसका जो पहला नाम था ना जो विलियम वुड ने दिया था वो वॉलंटरिज्म था। वॉलंटरिज्म डेवलप किया था इसने जो है विलियम वुड, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज किया स्टूडेंट ने, एडवर्ड बी टिचनर। ठीक है, जिसको एडवर्ड टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म, बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, जो स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया है ना वो एडवर्ड बी टिचनर ने दिया, ये याद रखना है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय विलियम वुड इज नोन एज वॉलंटरिज्म। स्कूल ऑफ जो विलियम वुड ने दिया था वो वॉलंटरिज्म था। इसका मतलब, इसमें क्या होता था, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, इसमें माइंड को ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती थी। उसके बाद जो ईबी टिचनर ने दिया स्ट्रक्चरलिज्म, इसके अंदर क्या बात होती है, इसके अंदर कहा जाता है द एनालिसिस ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइंड। ठीक है, एलिमेंट के डिफरेंट माइंड्स की माइंड के डिफरेंट एलिमेंट्स की बात होती है इसके अंदर। तो ये दोनों थोड़ा सा याद रखिएगा इन कॉन्सेप्ट्स को। साइकोलॉजी के अंदर अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म proposes that the structure of conscious experience could be understood by analyzing the basic elements of thought and sensation। कि जब आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एलिमेंट्स, यानी कि थॉट्स और सेंसेशंस के थ्रू, इनको हम एलिमेंट्स में डिवाइड करके एनालाइज कर सकते हैं। विलियम वुड एम वाज टू रिकॉर्ड थॉट्स एंड सेंसेशन एंड एनालाइज देम इनटू देयर constituent elements in much the same way as the chemist analyzes chemical components। अब यहाँ पर विलियम वुड ने एक बात की थी कि मैं बिल्कुल उसी तरह से माइंड के एलिमेंट्स को या कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहता हूँ जिस तरह से एक जो केमिस्ट होता है ना, या केमिस्ट्री का जो टीचर या स्टूडेंट होता है वो एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को स्टडी कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको वाटर H2O की मिसाल दूं, तो जो केमिस्ट्री वाला है उसको एनालाइज करता है एलिमेंट्स के फॉर्म में कि किस तरह से दो हाइड्रोजन H2O और एक ऑक्सीजन मिलके पानी बना है। तो वो कहता है मैं भी बिल्कुल इसी तरह से इसको स्टडी करना चाहता हूँ। तो बेसिकली एलिमेंट्स की मिसाल दे रहा है। एक और चीज है यहाँ पर कि जो जब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की ना, इंट्रोस्पेक्शन की तो इसने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कि वो उनको कोई एक चीज एक्सपीरियंस करवाई जाती थी और उसके बाद पूछा जाता था कि हाउ यू फील बेसिकली आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस को करने के बाद आप क्या फील करें, क्या आपके माइंड में चल रहा है। तो वो फिर सेंसेशंस के एलिमेंट्स की बात करता था या एलिमेंट्स के बारे में पूछता तो वो कहता है कि उसने मोर देन 40,000 सेंसेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए या फाइंड किए, जो कि किससे रिलेटेड थे, विजन, हेयरिंग और टेस्ट, इनसे रिलेटेड जो एलिमेंट्स उसने डिफाइन मतलब निकाले या फाइंड किए। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म था हमारे पास। अब आ जाते हैं फंक्शनलिज्म की तरफ। फंक्शनलिज्म की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात करते थे कि जब आपने माइंड को अंडरस्टैंड करना, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, तो ये देखें वो कितने कैसे मतलब उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस एक्सपीरियंस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जबकि फंक्शनलिज्म वाले कहते थे कि आप स्ट्रक्चरलिज्म के चक्कर में ना पड़े, आप ये देखें कि हमारा माइंड जो है वो फंक्शन कैसे कर रहा है, हाउ बेसिकली फंक्शन आवर माइंड। ये बेसिकली फंक्शनलिज्म वालों का गोल था। ये आपको नाम से भी लग रहा है कि फंक्शन का मतलब फंक्शनलिज्म यानी कि फंक्शन करना। तो ये फंक्शन की बात करते थे कि आप ये देखें कि माइंड हमारा फंक्शन कैसे करता है। स्ट्रक्चरलिज्म का फादर कौन है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, टिचनर वुड का नेम है। हाँ जी, ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे जब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन, तो उसका आंसर हमेशा विलियम वुड ही दिया जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो फादर है विलियम वुड को माना जाता है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना तो आपने विलियम वुड ही लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म का नाम किसने दिया है तो फिर आप ईबी टिचनर लगाएंगे। अब वो पता क्या, मैंने आपको बता दिया, ये बात क्लियर कर दी है कि जो उसका विलियम वुड का जो स्कूल ऑफ थॉट था ना वो वॉलंटरिज्म था। बाद में फिर जो ईबी टिचनर उसका स्टूडेंट आया ना,
ये जो इसकी बेस है या बुनियाद है ना, वो है विलियम वुंड से ही, यानी कि विलियम वुंड ने ही उसके हवाले से बात करना शुरू की थी या उसको उसका आगाज किया था, लेकिन उसने स्ट्रक्चरलिज्म नाम नहीं दिया था, उसका नाम था वॉलंटरिज्म। लेकिन बाद में फिर ईबी टिचनर आया, उसने उसको बोला कि यार आप मतलब कि इसका नाम जो है ना, उसने इसकी डेफिनेशन भी चेंज कर दी थी, जैसे मैंने ऊपर बताया भी है, डेफिनेशन भी वॉलंटरिज्म की और थी। ये वॉलंटरिज्म है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता था, वॉलंटरिज्म द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, ये माइंड को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, ठीक है। और ये बात करता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता है, एनालिसिस ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द माइंड, के वो एलिमेंट्स आप देखो जिन एलिमेंट्स से मिलके माइंड बना है उनको स्टडी करो, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। जबकि वॉलंटरिज्म के अंदर बात होती थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द माइंड, के माइंड का ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस होता है। तो अगर वॉलंटिज्म की बात आएगी, यहाँ पर ज्यादातर आंसर जो विलियम वुंड ही होता है, वहां पर ईबी टिचनर नहीं होता। लेकिन अगर ईबी टिचनर हो और कहा जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म का नाम किसने दिया है, तो फिर आप ईबी टिचनर ही लगाएंगे। लेकिन अगर फाउंडर की बात की जाएगी, फादर की बात की जाएगी, तो मेरे ख्याल में वहां पर हमें वही लगाना है जो विलियम वुंड है, क्योंकि आगाज तो उसी ने किया है ना, और ईबी टिचनर उसी का शागिर्द था, तो फिर हमें उसी की तरफ जाना पड़ेगा, वो बेहतर है मेरे ख्याल में। अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है, और आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक तो फंक्शन की बात है इसके अंदर, फंक्शनलिज्म फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड द फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेस के फंक्शन की बात करता है। उसके बाद अडेप्टिंग इंडिविजुअल्स टू द एनवायरनमेंट, और ये भी बताता है कि हाउ इंडिविजुअल अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, कैसे अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पर है इसकी डेफिनेशन, थियरी दैट द डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी डिटरमिन्ड बाय इट्स फंक्शन रादर देन बाय इट्स कंपोनेंट्स, के आप कंपोनेंट्स के बजाय ये देखें कि आप वो चीज कैसे परफॉर्म कर रही है या फंक्शन कर रही है, ये ज्यादा बेहतर वे है। यहाँ पर है हमारे पास एक चीज, इसको ये कॉन्सेप्ट है जरूरी, यहाँ पर है। अच्छा, एक तो फंक्शन की बात है, दूसरा बेसिकली वाई की बात होती है इसके अंदर, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, कि हम कोई चीज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फंक्शनलिज्म इज कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनिंग द फंक्शन और पर्पस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर के पर्पस की बात करता है फंक्शनलिज्म, नेमली दैट ऑफ कॉन्शियसनेस और आवर इंटरनल स्टेट्स, मेंटल स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद दिस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन साइकोलॉजी सॉर्ट कैजुअल कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल स्टेट्स एंड द एक्सटर्नल बिहेवियर्स। अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि ये फंक्शन की बात करता है, फंक्शनलिज्म जो है फंक्शन की बात करता है, तो वो कैसे करता है, ये बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करके फिर फंक्शनलिज्म की बात करता है, या उस फंक्शन को बेसिकली दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है इंटरनल स्टेट्स की, इंटरनल स्टेट किस तरह से एक्सटर्नल स्टेट्स के साथ जो है एक्सटर्नल बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब आप कह सकते, आप जब इनर हैप्पीनेस फील करते हैं, जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, तो उसका जो असर है ना आपके बिहेवियर पर पड़ता है, उसी तरह का बिहेवियर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई लतीफा बहुत अच्छा लगा, कोई जोक बहुत अच्छा लगा, अब वो आपके अंदर से उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स जनरेट होंगी, वो फीलिंग जब जनरेट होंगी, इमोशन जनरेट होंगे, तो फिर उसी हिसाब से आपका बिहेवियर होगा, यानी कि आप उसी तरह से फिर लाफ्टर देते हो, ठीक है। तो वो कहता है कि इनर इंटरनल स्टेट का एक्सटर्नल बिहेवियर के साथ रिलेशनशिप होता है, और एक्सटर्नल बिहेवियर का जो फंक्शन होता है ना, उसी के बेस पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा इंटरनल स्टेट क्या है, या हमारा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है। द गोल ऑफ फंक्शनलिज्म वाज टू अंडरस्टैंड व्हाई एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव डेवलप्ड द मेंटल प्रोसेसेस, कैसे उन्होंने डेवलप किए हैं और क्यों डेवलप किए हैं, दैट दे करंटली पोजेस। फॉर जेम्स वंस थिंकिंग वाज रेलेवेंट ओनली टू वंस बिहेवियर, के जो थिंकिंग है ना, वही हमारे बिहेवियर को क्या कर रही होती है, गाइड कर रही होती है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि आपके इंटरनल स्टेट्स जो है ना, वो आपके एक्सटर्नल बिहेवियर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जेम्स इज सेइंग दैट अल्टीमेट गोल ऑफ थिंकिंग इज टू इन्फॉर्म एंड गाइड आवर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को गाइड करना, हमें इन्फॉर्म करना। एवरी थॉट प्रोसेस वेदर सिंपल और कम्प्लेक्स इज एम्ड एट फैसिलिटेशन एक्शन, कि वो फैसिलिटेट कर रहा होता है हमारे एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल when you think about how to solve a problem, the purpose of that thinking is to find a solution that you can implement,
जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उस वक्त आप सोच रहे हैं उसके सोल्यूशन को, और उसी सोल्यूशन को सोचने के बाद आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। दैट इज योर फंक्शनलिज्म। तो बेसिकली वो इंटरनल थॉट्स को बता रहा है कि कैसे फंक्शन करती हैं हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर के लिए। उसके बाद ये जो है फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले, ये उससे आप कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन से इन्फ्लुएंस थे। उसके जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, या आप कह सकते हैं उसकी जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की, उससे इन्फ्लुएंस थे, और उसी बेस पे फिर इन्होंने भी वही वाली चीज माइंड पे, वही वाली चीज बिहेवियर पे भी मतलब आप कह सकते हैं अप्लाई की, उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात उसने की थी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या थी। उसके बाद विच प्रपोज दैट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस इवॉल्व्ड। इसका कहना था कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ह्यूमंस की और एनिमल्स की, वो इवॉल्व करती हैं बिकॉज दे वर यूजफुल और फंक्शनल। क्यों? क्योंकि वो क्या है, यूजफुल और फंक्शनल है। मिसाल के तौर पर के वो चीजें जो हमारे लिए कारआमद होती हैं वो हमारे वक्त के साथ साथ, एक तो ये कि साथ रहती हैं, दूसरा क्या है उनमें बेहतरी आती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो यूजफुल होती है और फंक्शनल होती हैं। अच्छा, द फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट डार्विन्स थ्योरी अप्लाइड टू साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू। इनको वो कहते थे कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है इस थ्योरी को। जस्ट एज सम एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू अलाउ देम टू रन फास्ट। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहते हैं कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने मसल स्ट्रॉन्ग मसल्स डेवलप कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने तेज भागना होता है। ठीक है। अब ये वाली चीज थी उसकी थ्योरी की, उसकी डार्विन की। अब वो कहते हैं इसको हम साइकोलॉजिकल इवेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? द फंक्शनलिस्ट थॉट द ह्यूमन ब्रेन must have adapted to serve a particular function in human survival। कि वो कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो भी लाजमी तौर पर क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। क्या करने के लिए? टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब परफॉर्म करने के लिए। किस लिए? इन ह्यूमन सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए। ऑल्दो फंक्शनलिज्म नो longer exists as a school of psychology, its basic principles have been absorbed into psychology and continue to influence it in many ways। अगरचे अब फंक्शनलिज्म को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मेजर या बेसिस थी, वो आज भी किसी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के अंदर यूज हो रही हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? आज का लेक्चर यहीं तक होगा। कल इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान हम डिफरेंस को देखेंगे और नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे या पर्सपेक्टिव देखेंगे।